ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, मैं अपना आज का लेसन जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। जो लेक्चर 3 हमारा वीक 1 का पेंडिंग था। अब तक आप लोग जैसे कि अपना फीडबैक पहले ही दे चुके हैं कि जो हमने सीखा या लर्न किया वो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं और चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो आज का सेशन भी हमारा इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा जाएगा। इसमें हमने मेनली बात करनी है न्यूट्रिशन असेसमेंट के जो स्क्रीनिंग टूल्स हैं और जो उसके लिए डिफरेंट तरह से उन टूल्स को यूज़ किया जाता है, क्या उनकी एप्लीकेशंस हैं और किस तरह से वो टूल्स हमें हेल्प आउट करते हैं एक डाइट प्लान को डिजाइन करने के लिए। तो मेन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे हमारे आज के सेशन के, सबसे पहले तो हमने ये जानना है कि जो न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग और न्यूट्रिशन असेसमेंट है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये एक ही काम करते हैं या एक चीज है या दोनों में कोई डिफरेंस है। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों चीजों को असेस करने के लिए हम डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं और वो टूल्स कौन कौन से हैं और उन टूल्स की बेस पर किस तरह से हम न्यूट्रिशनल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहले न्यूट्रिशन असेसमेंट और न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग के डिफरेंस से। अब न्यूट्रिशन असेसमेंट क्या होती है या न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग क्या होती है, आपको क्या लगता है इन दोनों में कोई डिफरेंस है या ये एक चीज है? जी बेटा, आपके अकॉर्डिंग क्या इन दोनों में हाँ डिफरेंस है या एक चीज है ये? मैम, डिफरेंस तो होगा। जी बेटा। म- मैम, डिफरेंस होगा। असेसमेंट के तो मेथड्स होते हैं ना हमारे पास, और स्क्रीनिंग में तो शायद सिर्फ हम मतलब ऊपर से थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग करके स्क्रीनिंग करते हैं। चलें ठीक है, हम इसको देख लेते हैं अभी कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो है, क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग की बात करें तो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग एक पहला फिल्टर होता है हमारे पास, क्विक फिल्टर होता है न्यूट्रिशन स्टेटस को उसके रिस्क को असेस करने के लिए। और जो न्यूट्रिशन असेसमेंट होती है वो एक हमारे पास डिटेल्ड चीज होती है, जैसे कि आपने अभी आंसर भी किया कि स्क्रीनिंग का मकसद होता है जस्ट सिंपली हमने ये जानना होता है कि पेशेंट जो हॉस्पिटल या क्लिनिक में एडमिट हुआ है अ, उसका जो करंट स्टेटस है उसको हम असेस करते हैं इनिशियल बेसिस पर कि ये पेशेंट मॉल न्यूट्रिशन के रिस्क पर है या नहीं है। या एक जल्दी और शॉर्ट टर्म क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि हम जो स्टार्ट में यूज करते हैं और इसको नॉर्मली डाइटिशियंस यूज नहीं कर रहे होते न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग टूल्स को। इसको आपका बाकी हॉस्पिटल का स्टाफ यूज कर रहा था जब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट आया है, वो ओपीडी में या आईपीडी में आया है किसी भी रीजन की वजह से, और आते ही हमने उसके स्टेटस को असेस करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग करेंगे। न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग के जितने भी टूल्स हैं उनको यूज करेंगे, ठीक है। और इसके की फीचर्स क्या होते हैं कि हमारे पास ये एक शॉर्ट प्रोसेस होता है जिसको अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिनट लगते हैं, और मोस्टली ये एडमिशन के पहले दिन ही होता है न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग जो होती है। और इसको डाइटिशियन नहीं बल्कि आपका जो बाकी स्टाफ है जैसे कि नर्सिस या वार्ड का कोई भी स्टाफ है वो परफॉर्म करते हैं न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग को। और अगर किसी पेशेंट में रिस्क डिटेक्ट हो जाए न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग करने के बाद, तो देन उस पेशेंट को डाइटिशियन के पास रेफर किया जाता है फुल असेसमेंट के लिए, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम टूल्स की बात करेंगे न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं, तो इसके लिए दो कॉमन टूल्स यूज होते हैं। एक है मस्ट, जिसको मॉल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल कहा जाता है, और एक है NRS 2002। ये न्यूट्रिशन रिस्क स्क्रीनिंग टूल है, ठीक है। अब इन दोनों टूल्स को किस तरह से यूज किया जाता है वो भी हम डिटेल में देखते हैं। उससे पहले अब स्क्रीनिंग में मोस्टली देखा क्या जाता है, स्क्रीनिंग में मोस्टली ये देखा जाता है कि पेशेंट का जो रिसेंट वेट लॉस है वो कितना है, कितने परसेंट उसमें वेट में चेंजेस आई हैं, या उसका करंट फूड इनटेक कैसा है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी मॉल फंक्शनिंग होगी किसी भी वजह से बॉडी में, तो क्या उसका फूड इनटेक उससे डिस्टर्ब हुआ है, अगर डिस्टर्ब हुआ है तो कितना डिस्टर्ब हुआ है, दो चीजें। तीसरी चीज हम देखते हैं कि उसका BMI क्या है, नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। और लास्ट चीज हम देखते हैं कि किसी भी अक्यूट इलनेस की वजह से क्या पेशेंट में कोई और चेंजेस आ रही हैं, उसकी बॉडी की कौन कौन सी चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो ये चार चीजें नॉर्मली देखी जाती हैं स्क्रीनिंग में। अब टूल्स की अगर हम बात करें, उससे पहले असेसमेंट की बात कर लेते हैं इन डिटेल के। असेसमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग के बाद अगर किसी पेशेंट में रिस्क डिटेक्ट हो गया, एक पेशेंट वार्ड में आया था, उस पर वार्ड के जो वार्ड स्टाफ था या नर्स थी उसने जो हमारे पास डिफरेंट असेसमेंट टूल्स है, स्क्रीनिंग के टूल्स हैं, उन्होंने वो परफॉर्म किया। उसकी परफॉर्मेंस के बाद ये डिटेक्ट हुआ कि पेशेंट जो है वो रिस्क पर है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक नहीं है। अब वो डाइटिशियन के पास आ गया। अब डाइटिशियन ने आते ही क्या करना है, उसकी जो न्यूट्रिशन असेसमेंट है वो परफॉर्म करवानी है।
ठीक है, उसकी फुल असेसमेंट करता है। और ये प्रोसेस जो थोड़ा सा एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है, इसमें पेशेंट के कंप्लीट न्यूट्रिशन स्टेटस को हर एस्पेक्ट से देखा जाता है, चाहे वो उसके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हों, उसका वेट, हाइट, बीएमआई, इवन मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। डाइटरी इंटेक देखा जाता है कि उसका मील के पैटर्न्स क्या है, मील के पोर्शन साइजेस क्या है, या न्यूट्रिएंट इंटेक कैसा है। बायोकेमिकल डाटा भी देखा जाता है असेसमेंट में। उसके जो कॉमन ब्लड टेस्ट रिक्वायर्स होते हैं वो करवाए जाते हैं, और अगर ऑलरेडी टेस्ट जो है वो कंडक्ट हुए हैं तो उन रिपोर्ट्स को रीड किया जाता है। क्लिनिकल साइंस देखे जाते हैं कि कहीं बॉडी में मसल वेस्टिंग तो नहीं है, एडिमा के साइंस तो नहीं है, स्किन कंडीशन तो कोई नहीं है, या कोई जीआईटी सिम्टम्स तो नहीं शो हो रहे। इसके अलावा फंक्शनल स्टेटस को देखा जाता है कि पेशेंट की मोबिलिटी कैसी है, वो इंडिपेंडेंटली खाना खा सकता है नहीं खा सकता, उसकी बॉडी में कहीं वीकनेस तो नहीं फील हो रही। और मेडिकल हिस्ट्री को भी इवन इसमें देखा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के। स्क्रीनिंग में हमने देखा था कि हम चार चीजें देखते हैं: बीएमआई, वेट चेंज, उसका ईटिंग पैटर्न, और कोई एक्यूट इलनेस। और असेसमेंट में हम छह चीजें देखते हैं: उसके एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा, डाइटरी इंटेक, बायोकेमिकल डाटा, क्लिनिकल साइंस, फंक्शनल स्टेटस, और इवन मेडिकल हिस्ट्री। और इसके लिए जो कॉमन असेसमेंट टूल यूज होता है वो है एसजीए, ग्लोबल सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट टूल, जो मोस्ट वाइडली यूज होता है। और इसकी बेस पर आप कस्टमाइज फुल असेसमेंट कर सकते हैं किसी भी पेशेंट की। अब असेसमेंट का गोल क्या होता है? असेसमेंट का ये गोल होता है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस है वो हम बना सकें कि उसमें न्यूट्रिशनल बेस पर क्या डायग्नोस हुआ है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसी की बेस पर फिर हम पर्सनलाइज एमएनटी डिजाइन करते हैं, और पेशेंट की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर न्यूट्रिशनल असेसमेंट टूल की बेस पर ही किया जाता है। अब अपने अगर इसको याद रखना, इसका इजी वे टू रिमेम्बर ये है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फिनल है, ठीक है, और उसने काम क्या करना था? स्क्रीनिंग का, फिल्टर का। तो जो उस फिनल में हम फिल्टर पेपर लगाते हैं, या फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उस फिनल के थ्रू करते हैं, अगर आपने लैब में काम किया हो तो आपको आइडिया होगा। तो जो उसमें फिल्टर है वो आपके लिए स्क्रीनिंग है, ठीक है। लेकिन जो उसका फुल चेकअप होगा, जब रिस्क डिटेक्ट हो गया, डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे उस चीज का, तो उसको हम असेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब स्क्रीनिंग जो एक टॉर्च की तरह काम करती है, कि हम दूसरी एग्जांपल की बात करें कि अगर आप किसी डार्क रूम में किसी भी चीज को आपने ढूंढना है, तो स्क्रीनिंग आपके लिए एक टॉर्च है। और उसी जगह पर अगर आपने कोई खोई हुई चीज को डिटेल्ड माइक्रोस्कोप से देखना है, तो वो आपके लिए असेसमेंट है। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है कि जो एक क्विक वे, एक क्विक प्रोसेस है वो स्क्रीनिंग है, और जो डिटेल्ड प्रोसेस है वो असेसमेंट है। और ये दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और दोनों का मकसद यही होता है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल रिस्क है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको डायग्नोज किया जा सके, ठीक है। अब हम टूल्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग टूल्स की। न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग टूल्स में हमने दो टूल्स की बात की थी, एक है मस्ट और एक है NRS 2002। पहले मस्ट की बात करते हैं। तो मस्ट को फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये मॉल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल है, और ये हॉस्पिटल्स में कॉमनली यूज होता है। इसमें तीन चीजें चेक की जाती है। अगर इसके क्राइटेरिया की बात की जाए, आपके सामने ये फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है, इस तरह से ये डिजाइन किया जाता है। और इसके तीन क्राइटेरियाज होते हैं: बीएमआई स्कोर, अनइंटेंशनल वेट लॉस, और एक्यूट डिजीज। और हर क्राइटेरिया के डिफरेंट स्कोर्स जो हैं वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर बीएमआई लेस देन 20 है तो उसके लिए 0 स्कोर आएगा। अगर 18.5 से 20 पेशेंट का बीएमआई होगा तो उसके लिए 1 स्कोर होगा, और अगर लेस देन 18.5 है तो उसके लिए 2 स्कोर होगा। इसी तरह वेट लॉस के लिए भी डिफरेंट स्कोर देंगे। अगर पर्सन का वेट लॉस प्रीवियस कुछ मंथ्स में लेस देन 5% है तो 0 स्कोर। अगर 5 से 10% उसमें वेट चेंज आया है तो 1 स्कोर आएगा, और अगर मोर देन 10% है तो 2 स्कोर आएगा। और तीसरी चीज, एक्यूट इलनेस को देखा जाएगा कि अगर पेशेंट में एक्यूट इलनेस है, उसका न्यूट्रिशन इंटेक डिस्टर्ब हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो उसके लिए स्कोर 2 आएगा। अब करना क्या होता है? इन तीनों क्राइटेरियाज को हमने पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि पेशेंट में कौन सा स्कोर आइडेंटिफाई हो रहा है, क्या उसकी कंडीशन है। फिर उन तीनों स्कोर्स को हम प्लस करेंगे। प्लस करके अगर हमारे पास स्कोर 0 आएगा तो हम कहेंगे जी पेशेंट जो है लो रिस्क पर है। अगर स्कोर 1 आएगा तीनों चीजों को देखते हुए तो हम कहेंगे पेशेंट जो है वो मॉडरेट रिस्क पर है। और अगर स्कोर 2 आएगा तो हम कहेंगे पेशेंट जो है वो हाई रिस्क पर है। तो इस तरह से इस टूल को यूज किया जाता है, जिसको कॉमनली हमारा जो है मेडिकल स्टाफ यूज करता है। न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन इस टूल को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसकी बॉडी में वेट लॉस जो है वो मोर देन 5% है, फॉर एग्जाम्पल 6% है।
तो अब उसके लिए हम स्कोर करेंगे जी। उसका स्कोर 1 है, क्योंकि उसका 5 से ज्यादा परसेंट जो है वेट लॉस हुआ है। स्कोर 1 आ गया। अब उसका बीएमआई की बात की जाए तो 17.8 अगर उसका बीएमआई है तो स्कोर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब साइड बाय साइड साथ जो हमारे पास फॉर्म है उसको भी देखें तो वहां पर आगे स्कोरिंग दी हुई है कि अगर वेट ज्यादा है 5% से तो स्कोर 1 आ रहा है, अगर वे बीएमआई 17.8 है तो स्कोर 2 आएगा। और इसी तरह अक्यूट इलनेस अगर लेस देन 5 डेज है तो उसके लिए डिफरेंट होगा, अगर मोर देन 5 डेज है तो 2 स्कोर आएगा। तो यहाँ पर उसकी जो एक्यूट इलनेस है, जो उसकी ईटिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है, लेस देन 5 डेज है, 5 डेज से ज्यादा डेज नहीं हुए तो हम 0 स्कोर उसको कंसीडर करेंगे। अब स्कोर्स को प्लस करें तो ये हमारे पास 3 स्कोर आता है टोटल। 3 स्कोर टोटल आने के लिए हमने ये नीचे आपके पास स्टेप 4 में आप देखें तो आपके पास है कि अगर स्कोर 2 आता है या 2 से मोर आता है तो पेशेंट हाई रिस्क में आएगा। तो ये हमारे पास जो केस एग्जांपल थी, ये पेशेंट अब हाई रिस्क पर आ गया। अब ऐसे पेशेंट के साथ क्या किया जाता है, उसको फौरन डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर आपका काम स्टार्ट होता है। आपके पास एक पेशेंट आ गया है, आपको उसका न्यूट्रिशन स्टेटस भी मिल गया है कि वो हाई रिस्क पर है और हमने उसके न्यूट्रिशन स्टेटस को ठीक करना है। तो यहाँ पर हम अपना काम करेंगे, उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो भी कंडीशन है, उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे एमएनटी के जरिए। ठीक है। अब दूसरा टूल जो यूज होता है आपके पास स्क्रीनिंग के लिए वो है NRS 2002। ये कुछ इस तरह से फॉर्म होता है, आपके सामने फॉर्म डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये एक यूरोपियन गाइडलाइंस टूल है जो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए स्पेशली यूज होता है। इसके भी 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं और दूसरे स्टेप में स्कोरिंग होती है। इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या होता है, आपके पास कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। पहला बीएमआई जज किया जाता है कि बीएमआई लेस देन 20.5 से लेस तो नहीं है। वेट चेंज जो है लास्ट 3 मंथ्स में क्या आया था वो देखा जाता है। और वही इनटेक का देखा जाता है कि फूड इनटेक रिड्यूस तो नहीं हुआ लास्ट वीक में, और क्रिटिकली इल पेशेंट है या नहीं है। इसके लिए स्कोरिंग है वो ऑलमोस्ट हमारे पास जो हमने बात की है मस्ट की उस तरह से ही होती है, लेकिन इसमें भी होता है कि 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं, बीएमआई को देखते हैं, वेट लॉस को देखते हैं लास्ट 3 मंथ्स में, और ईटिंग का जो इनटेक का पैटर्न है उसको देखा जाता है, क्रिटिकली इल को देखा जाता है। अगर ये स्टेप में सारे स्टेप की बेसिस पर पेशेंट जो है वो रिस्क उसमें आइडेंटिफाई हो गया है तो देन स्टेप 2 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। अदरवाइज पहले स्टेप पर ही इसको छोड़ दिया जाता है। अगर यस आंसर आता है कि आपके पास ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस का आंसर यस में आ रहा है, बीएमआई भी 20 से लेस है, वेट चेंज भी आ रहा है 3 मंथ्स में, जो उसका ईटिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब अगर हो रहा है और पेशेंट क्रिटिकली इल भी है, तो इट्स मीन्स के इनिशियल स्क्रीनिंग में आपके पास यस आएगा और आप स्टेप 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर नो आएगा आपके पास आंसर तो आप स्टेप 2 की तरफ प्रोसीड नहीं करेंगे और ऐसे पेशेंट को ओपीडी में ही ट्रीट किया जाएगा, डाइटिशियन के पास रेफर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर स्टेप 1 जो है इनिशियल स्क्रीनिंग जो है उसमें आपके पास यस आंसर आता है तो देन स्टेप 2 जो है वो परफॉर्म किया जाएगा जिसमें स्कोरिंग होती है। अब स्टेप 2 में स्कोरिंग होती है आपके न्यूट्रिशन स्टेटस के लिए, वही सेम स्कोरिंग होती है 0 to 3। डिजीज स्वेरिटी को भी 0 to 3 आपकी स्कोरिंग होती है। और अगर पेशेंट की एज मोर देन 70 ईयर्स है तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्कोर जो है वो ऐड किया जाता है। और इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि आपका टोटल स्कोर अगर 3 के इक्वल है, मोर देन 3 है, तो पेशेंट में न्यूट्रिशन रिस्क जो है वो मौजूद होगा। लेकिन अगर 0 से 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग को वीकली बेसिस पर रिपीट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ वार्ड में ही होगा, उसको डाइटिशियन के पास आगे रेफर नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास 2 स्क्रीनिंग टूल्स हो गए। अब जो हमारे पास टूल आता है जो एक डाइटिशियन ने यूज करना होता है वो है SGA, सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट टूल। और ये आपके पास एक कंप्लीट फॉर्म है, इस तरह का परफॉर्मा होता है जिसको आपने यूज करना होता है क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए। और ये एक बहुत ही अथेंटिक टूल है आपके न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस करने के लिए। ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड इसको माना जाता है हमारे न्यूट्रिशन में। इस टूल्स में नंबर्स होते हैं आपके पास, प्रीवियस स्क्रीनिंग टूल्स की तरह स्कोरिंग नहीं होती इसमें। हम अगर पेशेंट के स्टेटस को देखें तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, SGA A, SGA B एंड SGA C। उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको A B C हम रैंक कर देते हैं, स्कोरिंग नहीं करते। ठीक है। अगर इसके की कंपोनेंट्स की बात की जाए तो जो SGA है उसमें हम वेट चेंजेस को देखते हैं कि रिसेंट वेट लॉस या वेट गेन तो नहीं हुआ। डाइटरी इनटेक को देखा जाता है कि उसका डाइटरी इनटेक कैसा है। GIT सिम्टम्स को देखा जाता है इसमें कि पेशेंट में नोजिया वॉमिटिंग इस तरह की कोई सिम्टम्स तो नहीं है, अगर हैं तो
क्या उसकी रेशो है, डेली बेसिस पर है, वीक में कितने टाइम्स हैं, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा फंक्शनल स्टेटस देखा जाता है कि पेशेंट की ओवरऑल फंक्शनैलिटी कैसी है, उसके चेंज ऑफ फंक्शन कितना आया है, उसको कोई डिसफंक्शनैलिटी तो नहीं है, उसकी लाइट एक्टिविटी, हर एक चीज को देखा जाता है। फंक्शनल स्टेटस प्रॉपर देखा जाता है कि वो प्रॉपरली मूव कर रहा है नहीं कर पा रहा, अपना जो खाना पीना है वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है नहीं कर सकता, हर चीज को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है। और ये जो फोर्थ चीज होती है इसमें देखा जाता है मसल एंड फैट लॉस। जो शोल्डर्स या थाइज हैं वहां उन एरियाज में ऑब्जर्व किया जाता है कि आपकी बॉडी में मसल या फैट लॉस कितना है, एडिमा वगैरह के साइंस देखे जाते हैं। और इन सारी चीजों की बेसिस पर असेस किया जाता है कि पेशेंट जो है वो वेल नरिश्ड है, मॉडरेट नरिश है या स्वेयर मॉल नरिश्ड है। ठीक है, अगर वो पेशेंट वेल नरिश्ड कंसीडर होगा इन सारी चीजों के अकॉर्डिंगली कि हर चीज उसकी नॉर्मल आ रही है, उसमें अब जो है वो इतनी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम स्कोर रैंडमली यहाँ पर करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें पहली चीज देखनी है वेट एंड हाइट चेंज देखना है, तो उसके लिए हम स्कोर खुद रैंडमली करेंगे कि हम इसको कितने स्कोर देते हैं, कितने परसेंट उसमें चेंज आया है, वो रैंडमली हमने खुद स्कोरिंग करनी होती है। ठीक है, डाइट इनटेक की बात करें तो इसमें भी हम रैंडमली खुद स्कोरिंग करेंगे कि कितनी चीजें नॉर्मल थी कितनी नहीं है, उस बेस पर हम उसको स्कोर कर देंगे। सारी चीजों को इसी तरह देखेंगे, सारे कंपोनेंट्स को टोटल स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट का जो स्कोर है वो 6 to 7, मोस्ट कैटेगरीज में अगर 6 to 7 आ रहा है फॉर एग्जांपल टोटल स्कोर, तो हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो वेल नरिश्ड है, मतलब उसकी इतनी चीजें जो है नॉर्मल है। ऑब्वियस है कि अगर पेशेंट का स्टेटस अच्छा होगा तो हम उसको ज्यादा स्कोर देंगे, अगर पेशेंट का स्टेटस अच्छा नहीं होगा तो हम उसको कम स्कोर देंगे। तो ज्यादा स्कोर होंगे तो टोटल जो हमारे पास आएगा वो भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर 6 और 7 स्कोर टोटल आता है हमारे पास तो हम कहेंगे पेशेंट जो है वेल नरिश्ड है, और उसको हम कंसीडर कर लेंगे SGA कैटेगरी में। ठीक है, अगर यही स्कोरिंग 3, 4 या 5 रेटिंग हमारे पास आती है तो हम कहेंगे पेशेंट जो है वो माइल्ड और मॉडरेट मॉल नरिश्ड है, और इसको SGA कहेंगे। अगर SGA फॉर्म में हमने बताना तो हम कहेंगे कि पेशेंट जो है SGA में फॉल कर रहा है। लेकिन अगर ये रेटिंग 1 या 2 जस्ट आ रही है इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में, तो फिर हम कहेंगे पेशेंट जो है वो स्वेयरली मॉल नरिश्ड है, और इसको SGA बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें इसकी जो स्कोरिंग करनी होती है, स्कोरिंग की बेस पर फिर हम उसको जो उसकी ग्रेडिंग है वो हम करते हैं कि SGA है, SGA है या SGA है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है और उसका जो वेट लॉस है वो 10% आया है लास्ट 1 मंथ में या 3 मंथ्स में, और उसकी बॉडी में लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, नोजिया भी उसको फील हो रहा है। ठीक है, और उसकी जो मसल वेस्टिंग है वो भी माइल्ड स्टेज की है, तो अब ऐसे पेशेंट को हम कंसीडर करेंगे कि वो माइल्ड या मॉडरेट मॉल नरिश्ड है। उसको हम वेल नरिश्ड भी नहीं कह सकते और स्वेयरली मॉल नरिश्ड भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम पीछे देखें हमारे स्क्रीनिंग टूल्स में तो हमारे पास सेकंड कैटेगरी में आ रहा था कि अगर हमारे पास वेट चेंज जो 5 या 10% है तो हम इसके लिए स्कोर 1 करते थे। इसी तरह उसका जो वेट चेंज है वो बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10% उसका वेट लॉस हो रहा है। तो 10% वेट लॉस है, सिर्फ लॉस ऑफ एपेटाइट है, ज्यादा कोई डाइजेस्टिव सिम्टम्स भी नहीं है, सिर्फ लॉस ऑफ एपेटाइट और नोजिया का उसको मसला है। और जो मसल वेस्टिंग है वो भी स्वेयर वाली नहीं है, सिर्फ माइल्ड मसल वेस्टिंग हो रही है बॉडी में, तो इसको हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है मॉडरेट मॉल नरिश्ड है, उसको SGA कंसीडर किया जाएगा। ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना एक्यूरेट जज करते हैं। पहली बारी में आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल नहीं कर पाते, बार बार प्रैक्टिस से बार बार एक्सपीरियंस से आपको ये SGA फॉर्म जो है वो फिल करना आता है। ठीक है, तो हमने और ओवर इस लेक्चर में देखा कि हमारे पास जो स्क्रीनिंग और असेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और स्क्रीनिंग के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं और असेसमेंट के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं। अगर इसको हम क्विक समराइज करें तो हमारे पास जो मस्ट है वो एक क्विक स्क्रीनिंग टूल है। जो NRS है वो भी एक हॉस्पिटल रिस्क स्क्रीनिंग टूल है जिसको मेडिकल टीम्स ही सिर्फ यूज करती हैं, और मस्ट को भी नर्सिस और आपका मेडिकल स्टाफ यूज करता है, समटाइम्स इसको डाइटिशियंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट की बात करें तो मस्ट हम ऑल टाइप ऑफ पेशेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो NRS 2002 है इसको मोर क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है, जो हाईली क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। और जो SGA ये एक फुल असेसमेंट फॉर्म है जिसको सिर्फ डाइटिशियन ही यूज करते हैं, और इसको जो ज्यादा क्रोनिक कंडीशन में या क्रिटिकली इल है उन पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि हमारे पास असेसमेंट के क्या टूल हैं, स्क्रीनिंग के क्या टूल्स हैं, इनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, और बीइंग अ डाइटिशियन आपने इन टूल्स को किस तरह से यूज करना है।
अब आपकी जो आज का टास्क है या एक्टिविटी है, आपने सिंपली एक पेशेंट का डाटा यहाँ पर मैंने दिया हुआ है आपको कि एक पेशेंट है, इसकी एज 65 है, उसका जो वेट लॉस है वो 8% इन 1 मंथ में हुआ है, BMI 19.5 है, और उसका जो ईटिंग पैटर्न है वो भी चेंज हुआ हुआ है, उसका इंटेक जो है वो मोर देन 1 वीक हो गया, उसके जो ईटिंग है वो कम हुई है। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, इस पर इन दोनों टूल्स को अप्लाई करना है और मुझे बताना है कि इनकी क्या स्कोरिंग आ रही है और क्या इनका जो ग्रेडिंग है वो आ रही है अकॉर्डिंग टू असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग टूल्स। ठीक है, और ये आपने जो परफॉर्म करना है 2 मॉक पेशेंट्स पर, और आपने साथ में रीजन भी देनी है, और अगर वो पेशेंट का वो स्टेटस आ रहा है, वो रिस्क फॉर्म में है, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो खराब है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, आपने रिकमेंडेशंस भी देनी है, सिर्फ आपने इन टूल्स को अप्लाई नहीं करना, आपने रिकमेंडेशंस भी देनी है। तो आपको कोई भी क्वेरी आज के लेक्चर में को मैंने खुद थोड़ा सा छोटा रखा है कि वीकेंड है और हमारा ये लेक्चर रह भी गया था, इसको हम जल्दी से समराइज कर लें ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में डाइट प्लान्स को अच्छे से सीख पाएं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है आज के इस लेक्चर में, कोई भी चीज समझ नहीं आई, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, और ये स्लाइड्स मैं आपके साथ आज ही शेयर कर दूंगी ताकि आप अपने टास्क को मंडे से पहले पहले अच्छे से परफॉर्म कर पाए। जी बेटा, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई चीज समझ नहीं आई तो अभी मुझे बता दे ताकि हम उस चीज को रिपीट कर लें। मैम बाकी तो आसान है, ये SGA थोड़ा मुश्किल लग रहा था, मतलब इसमें रैंडम अपनी मर्जी से नंबर देने हैं। बेटा इस पे क्या समझ नहीं है, आप मुझे वो बताएं, हम उसको क्लियर कर लेते हैं। मैम इसमें जैसे नंबर जो भी ये चेकलिस्ट है, ये सब जो फिल करना है, इसमें नंबर देना है ना, कि मतलब 1 to कितने तक नंबर दे सकते हैं, 7 तक। जो समझना है। मतलब एंड पे हमने ये जो आप कह रही हैं, अगर 6 to 7 है तो फिर वेरी माइल्ड है, ये जी नंबर्स कैसे आए हमारे पास, बेटा रिजल्ट ये में देखिए, कैसे फॉर आएंगे? एग्जांपल आपके पास पहली चीज है, इसके 6 कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल पहली चीज की हम बात करें वेट की या वेट चेंज की, तो उसका प्रीवियस 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में क्या वेट चेंज आया है, हमने यही ऑब्जर्व करना है। तो उसकी बेस पर हम खुद नंबरिंग जज करेंगे कि अगर उसका वेट, पिछले हम स्क्रीनिंग टूल्स को माइंड में रखते हुए, आपने स्क्रीनिंग टूल्स आपके माइंड में होने चाहिए जब आपने एसईओ को परफॉर्म करना है। ठीक है, पहली चीज ये आप अंडरस्टैंड कर लें। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका वेट लॉस जो है हमारे पास 5-10% आ रहा है, तो वो हमें खुद भी चीज समझ आ रही है कि नॉर्मल है, ये इतना ज्यादा नहीं है, हम इसको सीवियर कंसीडर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम उसको स्कोरिंग देते हुए ये ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ पे हाई स्कोर देंगे। पेशेंट का जो वेट लॉस है वो सीवियर नहीं है, और स्कोरिंग करते हुए हम क्या करते हैं कि जब हमने किसी चीज को अच्छा स्कोर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो चीज अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल पीछे अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो हम हाई स्कोर किस चीज को दे रहे थे? जो रिस्क पे, हाई रिस्क में हाँ ज्यादा हाई स्कोर रिस्क है। पे थे ना, तो यहाँ पर हमने हाई जी। स्कोर उसको देना है। मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जाम की बात करें, एक बच्चा है उसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, एक बच्चा है उसने एग्जाम में एवरेज लिखा है, तो अच्छे मार्क्स किसको मिलेंगे? जिसने अच्छा किया। अच्छा परफॉर्म किया। और यहाँ पे इस फॉर्म में भी आपने ये माइंड में रखना है कि जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हम अच्छे स्कोर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका जो वेट लॉस है वो कम हुआ है, ज्यादा स्वेयर नहीं हुआ, तो उसको हम अच्छा स्कोर देंगे कि उसका वेट जो है चेंज हुआ है तो कम हुआ है। अगर वेट चेंज नहीं हुआ तो फिर तो ऑब्वियसली हम उसको स्कोर ज्यादा देंगे, 5-6 देंगे, इवन 7 भी दे सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, और अगर उसका वेट लॉस कुछ परसेंटेज आया है तो उसकी बेस पर हमने उसके कम या ज्यादा स्कोर कर देने हैं। बीइंग अ डाइटिशियन, जब आप इस चीज को बार बार परफॉर्म करेंगे ना, आपको चीज ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम ये स्कोरिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकंड कंपोनेंट को देखें, डाइटरी इंटेक को, तो वहां पर डिफरेंट चीजें हैं कि उसका प्रोटीन इंटेक डिस्टर्ब हुआ है या उसकी टोटल कैलोरी इंटेक डिस्टर्ब हुआ है, या वो खुद अच्छे से खा नहीं पा रहा, या चेंज हुआ ही नहीं है। डिफरेंट चीजें हैं ना, कि या वो सिर्फ फुल लिक्विड पे जा रहा है, या इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उन ऑप्शंस को देखते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर चेंज आया ही नहीं है उसके ईटिंग पैटर्न में, तो उसको हम ज्यादा स्कोर ही देंगे, मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक दो चीजें चेंज हुई हैं तो उसको हम एवरेज स्कोर की तरफ ले आएंगे। मैक्सिमम अगर हमारे पास 7 स्कोर है ना, तो उसको हम एवरेज 5-4 पे ले आएंगे। ठीक है ना, इस तरह से हमने स्कोरिंग करनी है। अगर उसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो उसको हम 0 या 1 इस तरह से कम स्कोरिंग की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसका स्टेटस अच्छा नहीं है, तो हम उसको कम स्कोर देंगे। तीसरी चीज की हम अगर जीआईटी सिम्टम्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चीजें दी हुई हैं कि अगर उसमें जीआईटी सिम्टम्स हैं, डेली बेसिस पर हैं, वीक में 2 to 3 टाइम्स हैं, वीक में 1 to 2 टाइम्स हैं, मोर देन 2 टाइम्स हैं, या लेस देन 2 टाइम्स हैं।
तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म में है, तो आप इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके पास आ गया जब, तो उसकी बेस पर हम स्कोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल नेवर है तो नेवर में हम मैक्सिमम स्कोर दे देंगे 6 या 7। फॉर एग्जांपल अगर 3 टू 2 टाइम्स है, या मोर देन 2 टाइम्स अ वीक है, जो कि यहाँ पे एक मैक्सिमम ऑप्शन शो हो रहा है कि 2 दफा से भी ज्यादा वीक में उसके साथ ये जीआईटी उसकी जो है सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है, उसको सिम्टम्स शो हो रहे हैं, कभी नोजिया हो रहा है, कभी वॉमिटिंग हो रही है, कभी डायरिया हो रहा है, तो उस केस में हम उसको कम स्कोर देंगे। 0, 1, 2 जो हमें उसके लिए एक फेयर स्कोर लगेगा वो हम दे देंगे। तो इसी तरह हमने 6 कंपोनेंट्स के डिफरेंट स्कोर्स देने हैं, फिर उन स्कोर्स को ऐड करना है। ऐड करके अगर हमारे पास स्कोर 6 या 6 से ज्यादा आ रहा है, और ये स्कोर हमने ऐड करके नहीं, हम उसको डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेट वाला, पहले वाले में हमारे पास मैक्सिमम स्कोर 6 आया है, दूसरे कंपोनेंट में हमारे पास मैक्सिमम 6 या 5 आ गया है, तीसरे में भी आ गया है, तो जितने ज्यादा कंपोनेंट्स में हमारे पास मैक्सिमम स्कोर आएगा, इट्स मीन्स कि हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो उतना ही वेल नरिश्ड है। ठीक है। और जितना ज्यादा हमारे हर कंपोनेंट में स्कोर लोअर आएगा, तो इट्स मीन्स कि हमारा जो स्टेटस है वो डिस्टर्ब है, न्यूट्रिशनल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहले 2 कंपोनेंट्स में हमारे पास 6+ स्कोर आ रहा है, नेक्स्ट 2 में हमारे पास एवरेज स्कोर आ रहा है, और आगे हमारे पास 1, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें चीज क्लियर नहीं हो रही कि पर्सन का स्टेटस है क्या। ठीक है ना, तो उसको हम माइल्ड में ले आएंगे कि उसके पास मैक्सिमम स्कोर भी आ रहा है, मिनिमम भी रेटिंग आ रही है, हर तरह की रेटिंग आ रही है। और अगर सारे कंपोनेंट्स में रेटिंग 6, 7 इस तरह की आ रही है, तो इट्स मीन्स कि उसका स्टेटस अच्छा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस न्यूट्रिशनल वाइज ठीक है। और अगर सारे कंपोनेंट्स में उसके पास रेटिंग 1, 2 ही हम सिर्फ उसको दे पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दे पा रहे, तो इट्स मीन्स कि वो स्वेयरली मॉल नरिश्ड है, उसके हर कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमने स्कोरिंग करनी है। जब ये स्कोरिंग हो जाएगी, रेटिंग हो जाएगी, तो उसकी बेस पर हम कहेंगे कि जो पेशेंट है वो SGA है, SGA B है, या SGA C है। SGA इट्स मीन्स वेल नरिश्ड, SGA B इट्स मीन माइल्ड मॉडरेट मॉल नरिश्ड, और SGA C स्वेयर मॉल नरिश्ड। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, समझ आ गई है। जी कोई और क्वेश्चन? जी मैम, वो आपने मुझसे पूछा था कि मैंने जो आपको भेजा था उसमें मैंने वेट लॉस क्यों करवाया, जी BMI बेटा। ठीक आया